नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेल फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 8। टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप इमेज देख पा रहे हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज दे रखी है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही प्रभावी सिस्टम होता है, जिसके द्वारा पाचन होता है और अपनी बॉडी के अंदर उस पाचन को एनर्जी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन माउथ की, जो कि अपना मुंह है। देन इसके अंदर आता है सिलेवरी ग्लैंड्स, जो कि टेस्ट ग्लैंड्स होती है, जिसके द्वारा खाने का मतलब अलग अलग टेस्ट पता चलता है। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के द्वारा खाना स्टोमक के अंदर जाता है। फिर आता है स्टोमक। स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन होता है, जिसके द्वारा बॉडी जो खाना स्टोमक के अंदर आता है वो पचता है। फिर आता है लीवर। लीवर क्या करता है? सीक्रेशन करता है। फिर आता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का अलग कार्य होता है। फिर आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अलग अलग कार्य होते हैं जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसका कोई कार्य नहीं होता है अपनी बॉडी के अंदर। आगे अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में कंटेंट दे रखा है। कंटेंट में फर्स्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। फिर दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में दे रखा है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द gastrointestinal tract plus the accessory organ of digestion, the tongue, salivary glands, pancreas, liver and gallbladder। मानव पाचन तंत्र में जठरांश संबंधी मार्ग और पाचन के सहायक अंग होते हैं, जैसे जीभ, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय। Digestion involves the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body। पाचन में भोजन के टूटने और छोटे छोटे घटकों में शामिल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज 3 स्टेजेस, द सेपेलिक फेज, द गैस्ट्रिक फेज एंड द इंटेस्टाइनल फेज। पाचन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, सेपेलिक, गैस्ट्रिक चरण और हाथों का चरण। आगे अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फर्स्ट, माउथ इज इम्पोर्टेंट। द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इज equipped with several structures that begin the first process of digestion। मुंह ऊपरी जठरांश संबंधी मार्ग का पहला हिस्सा है और कई संरचनाओं से लैस है जो पाचन की पहली प्रक्रिया शुरू करते हैं। These include salivary glands, teeth and tongue। इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? salivary gland, teeth यानी दांत और tongue यानी जीभ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। The mouth consists of 2 regions। माउथ किससे बना होता है? 2 रीजन से बना होता है, द वेस्टिबुल एंड द ओरल कैविटी प्रॉपर। वेस्टिबुल से और ओरल कैविटी से ये बना होता है। द वेस्टिबुल इज द एरिया बिटवीन द टीथ। वेस्टिबुल किसको कहते हैं? एरिया होता है किसका? दांतों का, जो दांतों के बीच में जो एरिया होता है उसको अपन वेस्टिबुल कहते हैं। लिप्स एंड चिक्स। लिप्स यानी कि होठ और चिक्स यानी गाल इसके अंदर आते हैं। एंड द रेस्ट इज द ओरल कैविटी प्रॉपर। और क्या होता है इसके अंदर? अधिकांश मौखिक गुहा मौखिक श्लेष्म साथ पंक्तिबंध होते हैं। Most of the oral cavity is lined with oral mucosa, a mucosa membrane that produce a lubricating mucus of which only a small amount is needed। एक श्लेष्म झिल्ली जो एक चिकनाई बलगम का उत्पादन करता है, जिसमें से केवल एक छोटी राशि की आवश्यकता होती है। श्लेष्म झिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में संरचना भिन्न होते हैं, लेकिन वे एक चिकनाई बलगम पैदा करते हैं, of which only a small amount is needed। Mucous membrane vary in structure in the different region of the body, but they all produce a lubricating mucus which is either secreted by surface cells or more usually by underlying glands। The mucous membrane in the mouth continues as a thin mucosa which lines the bases of teeth। जो या तो सतह कोशिका द्वारा स्रावित होता है या आमतौर पर
अंतर्निहित ग्रंथियों द्वारा मुंह में श्लेष्म झिल्ली पतले म्यूकोसा के रूप में जारी रहती है, जो दांतों के आधार को रेखाबद्ध करती है। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम। द मेन कंपोनेंट ऑफ म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड म्यूसिन एंड द टाइप सीक्रेटेड वेरीज अकॉर्डिंग टू द रीजन इन्वॉल्व्ड। म्यूसिन इज विस्कोस, क्लियर एंड क्लींजिंग। Underlying the mucous membrane in the mouth is a thin layer of smooth muscle tissue, and the loose connection to the membrane gives its great elasticity. It covers the cheeks, inner surface of the lips, and floor of the mouth, and the mucin produced is highly protective against tooth decay. बलगम का मुख्य घटक एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसे म्यूकिन कहा जाता है और स्रावित होता है, उसमें शामिल क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है। म्यूसिन विस्कोस, स्पष्ट और क्लींजिंग। मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन को अंडरस्टैंड करना, स्मूथ मसल की टिश्यू एक पतली लेयर होती है और मेम्ब्रेन का ढीला कनेक्शन उसकी ग्रेटी इलास्टिक देता है। यह गालों, होठों की आंतरिक सतह और मुंह के तल को कवर करता है और उत्पादित श्लेष्म दांतों के सह के खिलाफ अत्यधिक सुरक्षात्मक होता है। इसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है। माउथ यानी ओरल कैविटी, जिंजाइवा यानी गम्स, लिप्स दे रखा है, इसके अंदर हार्ड प्लेट दे रखी है, यूला दे रखा है, सॉफ्ट प्लेट दे रखी है, पेपिलाई ऑफ टंग है, पेलेटाइन टॉन्सिल्स है, प्रीमोलार अपने जो दांत होते हैं वो है, मोलार है पिछले जो दांत होते हैं, कैनाइन है जो सामने दांत होते हैं वो है, इंसीजर बिल्कुल सेंटर में जो होते हैं टीथ वो है, और टंग दे रखा है यानी जीभ दे रखा है। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। सेलावरी ग्लैंड्स। There are 3 pairs of main salivary glands and between 800 and 1000 minor salivary glands, all of which mainly serve the digestive process and also play an important role in the maintenance of dental health and general mouth lubrication, without which speech would be impossible. The main glands are all exocrine glands secreting via ducts. All of these glands terminate in the mouth. सेलावरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं अपन? लार ग्रंथियां। जो अपने मुंह के अंदर लार जनरेट होती है वो सेलावरी ग्लैंड्स के द्वारा होती है। मुख्य लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं। 800 से 1000 लार ग्रंथियों के बीच, इसमें सभी मुख्य रूप से पाचन प्रक्रिया की सेवा करते हैं और दंत स्वास्थ्य और सामान्य मुंह स्नेहन के रखरखाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके बिना स्पीच करना असंभव होता है। मुख्य ग्रंथियां सभी एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती है जो नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होती है। ये सभी ग्रंथियां मुंह में समाप्त हो जाती है। इसके अंदर डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट दे रखा है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होती है, फिर होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फिर होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये डायग्राम सेलावरी ग्लैंड्स का होता है जो अपने माउथ के अंदर सीक्रेशन करते हैं फ्लूइड्स, जिसके द्वारा अपना जो अपन भोजन लेते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देती है टेस्ट के अंदर। फिर बात करते हैं अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन की। द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? फर्स्ट आंसर इसके अंदर दे रखा है ड्यूडेनम, सेकंड दे रखा है इसोफेगस, देन थर्ड दे रखा है लैरिंक्स एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबाउ। इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट आंसर जो है ड्यूडेनम इज द करेक्ट आंसर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बात करते हैं अपन कंटिन्यू। द लार्जेस्ट ऑफ दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड्स, देयर सीक्रेशन इज मेनली सीरस। द नेक्स्ट पेयर आर अंडरनीथ द जॉ, द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, these produce both serous fluid and mucus. The serous fluid is produced by serous glands in the salivary glands, which also produce lingual lipase. They produce about 70% of the oral cavity saliva. इनमें से सबसे बड़ा पैरोटिड ग्रंथिया है जिसका स्राव मुख्य रूप से सीरस है। अगली जोड़ी जबड़े के नीचे उपस्थित होती है, सब मैंडिबुलर ग्रंथियों के नीचे स्थित होती है। सीरस द्रव और बलगम दोनों पैदा करते हैं। सीरस फ्लूइड इन लार ग्रंथियों में सीरस ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है, जो लिंगीय लाइपेज का उत्पादन भी करता है। वे मुख्य गुहा के लगभग 70% उत्पादन करते हैं। द थर्ड पेयर आर द सबलिंगुअल ग्लैंड लोकेटेड अंडरनीथ द टंग एंड दियर सीक्रेशन इज मेनली म्यूकस विद ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ सलाइवा। तीसरी जोड़ी के नीचे स्थित सबलिंगुअल ग्रंथियां और उनका स्राव मुख्य रूप से लार के एक छोटे प्रतिशत के साथ श्लेष्म होता है। आगे अपन बात करते हैं सलाइवा।
moistened and softened food, and along with the chewing action of the teeth transforms the food into a smooth bolus. The bolus is further helped by the lubrication provided by the saliva in its passage from the mouth into the esophagus. Also of importance is the presence in saliva of the digestive enzymes amylase and lipase. Amylase start to work on the starch in carbohydrates, breaking it down into the simple sugars of maltose and dextrose that can be further broken down in the small intestine. भोजन को नम और नरम बनाता है और दांतों की चबाने की क्रिया के साथ भोजन को एक चिकनी बलगम में बदल देता है। मुंह से ग्रास नली में लार द्वारा फर्दर चिकनाई द्वारा बोल्ट को आगे बढ़ने में मदद की जाती है। पाचन एंजाइम का महत्व और एमाइलेज और लाइपेज की लार में उपस्थिति होती है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का काम करना शुरू कर देता है, इसे माल्टोज और डेक्सट्रोज के सरल शर्करा में तोड़ देता है, जिसे आगे छोटी आंत में तोड़ा जा सकता है। Saliva in the mouth can account for 30% of this initial starch digestion. Lipase start to work in break down fats. मुंह में लार इस प्रारंभिक स्टार्च पाचन के 30% के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लाइपेज वसा को तोड़ने का काम करना शुरू कर देता है। आगे पर बात करते हैं टंग यानी जीभ। Food enters the mouth where the first stage in the digestive process takes place with the action of the tongue and the secretion of saliva. The tongue is a fleshy and muscular sensory organ, and the first sensory information is received by the taste buds in the papillae on its surface. If the taste is agreeable, the tongue will go into action, manipulating the food in the mouth, which stimulates the secretion of saliva from the salivary glands. भोजन मुंह में प्रवेश करता है, जहां पर पाचन प्रक्रिया में पहला चरण जीभ की क्रिया और लार के स्राव के साथ स्टार्ट होता है। जीभ एक मसल और पेशी संवेदी अंग है और इसकी सतह पर पेपिले में स्वाद कलियों के माध्यम से पहली संवेदी जानकारी प्राप्त होती है। यदि स्वाद आता है तो जीभ मुंह में भोजन में हेरफेर करती है, जो लार ग्रंथियों के स्राव को उत्तेजित करती है। आगे पर बात करते हैं टेस्ट की। क्रॉस सेक्शन ऑफ circumvallate papillae showing arrangement of nerves and taste buds. Taste is a form chemoreception that takes place in the specialized taste receptors contained in structures called taste buds in the mouth. Taste buds are mainly on the upper surface dorsum of the tongue. The function of taste perception is vital to help prevent harmful of rotten foods from the being consumed. There are also taste buds on the epiglottis and upper part of the esophagus. टेस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? स्वाद के नाम से। परिवर्त पेपिला का क्रॉस सेक्शन रसों और स्वाद कलियों की व्यवस्था को दर्शाता है। स्वाद एक प्रकार का रसायन है जो विशेष स्वाद रिसेप्टर्स में मौजूद होता है, जो संरचनाओं में निहित होते हैं, जिन्हें मुख में स्वाद कलियां कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं मुख्यतः जीभ की ऊपरी सतह पृष्ठीय पर होती है। हानिकारक या सड़े हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करने से रोकने के लिए स्वाद धारणा का कार्य महत्वपूर्ण होता है। एपिग्लोटिस और अन्य प्रणाली के ऊपरी हिस्से पर स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। टीथ यानी दांत। टीथ आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मटेरियल्स स्पेसिफिक टू देम। दे आर मेड ऑफ ए बोन लाइक मटेरियल कॉल्ड डेंटिन, which is covered by the hardest tissue in the body enamel. Teeth have different shape to deal with different aspects of mastication, employed in tearing and chewing pieces of food into smaller and smaller pieces. This result in a much larger surface area for the action of digestive enzyme. दांत शरीर की जटिल संरचनाएं होती है जो सामग्री के लिए विशिष्ट है। वे एक हड्डी जैसी सामग्री से बने होते हैं जिसे डेंटिन कहा जाता है, जो शरीर के तामचीनी में सबसे कठिन ऊतक द्वारा कवर किया जाता है। दांतों को निपटने के लिए अलग अलग आकार होते हैं। भोजन के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में फाड़ने और चबाने के विभिन्न पहलुओं के साथ ये एंजाइम की कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़े सतह क्षेत्र में परिणाम देता है। आगे अपन बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। आंत की उपकला कोशिकाओं की एक विशेषता होती है। फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है ग्लोटिस, सेकंड दे रखा है पिलस, थर्ड दे रखा है बोलस एंड फोर्थ दे रखा है माइक्रोविलाई। तो फोर्थ आंसर इज ए करेक्ट आंसर माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो होती है वो क्या होती है? विशेषता होती है किसकी?
आंत की कोशिकाओं की। आगे बढ़ बात करते हैं एपिग्लोटिस। द एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज अटैच्ड टू द entrance of the larynx. It is covered with a mucous membrane and there are taste buds on its lingual surface which passes into the mouth. Its laryngeal surface passes into the larynx. एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस इलास्टिक के उपास्थि का एक प्रलंब है जो संयंत्र के प्रवेश द्वार से जुड़ा हुआ होता है। यह एक श्लेष्म झिल्ली के साथ कवर किया गया है और इसकी जीभ की सतह पर स्वाद की कलियां हैं जो मुंह में आती है। इसकी लेरिंजियल सतह का सामना लेरिंग्स में होता है। आपको डायग्राम दे रखा है एपिग्लोटिस का। इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है ओब्लिक मसल्स, यानी कि ओब्लिक मसल्स होती है इसके अंदर। ट्रांसफर एरिटेनोइड मसल्स होती है इसके अंदर। सर्को एरिटेनोइड मसल्स होती है। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व इसके अंदर से गुजरती है। थायराइड कार्टिलेज होता है इसके अंदर। क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है और ट्रेकिया होता है। आगे बढ़ बात करते हैं फेरिंग्स की। The pharynx is a part of the conducting zone of the respiratory system and also a part of the digestive system. It is a part of the throat immediately behind the nasal cavity at the back of the mouth and above the esophagus and larynx. The pharynx is made up of 3 parts. Pharynx को अपन क्या कहते हैं? ग्रसने भी कहते हैं। फेरिंग्स श्वास प्रणाली के संवाहक क्षेत्र का एक हिस्सा होता है और पाचन तंत्र का भी हिस्सा होता है। यह मुंह के पीछे, नाक गुहा के पीछे और गुटकी और संवेदन के ऊपर गले का हिस्सा है। ये 3 भागों से बना हुआ होता है। द लोअर 2 पार्ट्स, द ओरोफेरिंग्स एंड द लेरिंगोफेरिंग्स, आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। द लेरिंगोफेरिंग कनेक्ट्स टू द इसोफेगस एंड इट सर्व एज ए पासेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। निचले 2 भाग जो होते हैं इसके, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स, पाचन तंत्र में शामिल होते हैं। लेरिंजोफेरिंग इसोफेगस से जुड़ता है और यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक मार्ग का काम करता है। आगे पर बात करते हैं इसोफेगस। द इसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गुलेट कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड passes from the pharynx to the stomach. The esophagus is continuous with the laryngopharynx. It passes through the posterior mediastinum in the thorax and enter the stomach through a hole in the thoracic diaphragm. The esophageal hiatus at the level of the 10th thoracic vertebra. Its length average 25 cm, varying with an individual height. It is divided into cervical, thoracic and abdominal parts. इसोफेगस जो होती है, जिसे आमतौर पर भोजन नली या गुलेट के रूप में जाना जाता है, में एक पेशी नली होती है जिसके माध्यम से भोजन ग्रसनी से पेट तक जाता है। लेरिंगोफेरिंग्स के साथ ये कनेक्ट होती है। वक्ष में पीछे के मिडिस्टेनम से गुजरता है और एक छेद के माध्यम से पेट में प्रवेश करता है। डायफ्राम में इसोफेजियल हिटस 10वीं थोरेसिक कशेरुका के स्तर पर होता है। इसकी लंबाई औसतन 25 सेंटीमीटर होती है। ये एक व्यक्ति की ऊंचाई के साथ बदलती है। यह ग्रीवा, वक्ष और उदर भागों में विभाजित होती है। आगे बढ़ बात करते हैं डायफ्राम की। द डायफ्राम इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज digestive system. The muscular diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity, where most of the digestive organs are located. The suspensory muscle attaches the ascending duodenum to the diaphragm. This muscle is thought to be of help in the digestive system in that for a wider angle to the duodenojejunal flexure for the easier passage of digesting material. The diaphragm also attaches to and anchors the liver at its bare area. The esophagus enters the abdomen through a hole in the diaphragm at the level of T10. डायफ्राम शरीर के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मांसपेशियों का डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, जहां अधिकांश पाचन अंग स्थित होते हैं। सस्पेंसरी मांसपेशी डायफ्राम से आरोही डुडेनम को जोड़ती है। इस मांसपेशी के मदद के बारे में सोचा गया कि पाचन तंत्र में इसका लगाव सामग्री को पचाने के आसान मार्ग के लिए व्यापक कोण प्रदान करता है। ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर डायफ्राम भी अपने क्षेत्र में लीवर को संलग्न करता है और इसमें लंगर डालता है। T10 के स्तर पर डायफ्राम में एक छेद के माध्यम से पेट में प्रवेश करता है। आगे बढ़ बात करते हैं स्प्लीन। द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी बट हैज अदर फंक्शंस. इट ब्रेक्स डाउन बोथ रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल दैट आर स्पेंट. दिस इज व्हाई इट इज समटाइम्स नाउ
known as the graveyard of the red blood cell. A product of this digestion in the pigment bilirubin, which is sent to the liver and is secreted in the bile. Another product is iron, which is used in the formation of new blood cells in the bone marrow. डायफ्राम को अपन सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? फलिया. फलिया शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड अंग है, लेकिन अन्य कार्य है, ये लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं दोनों को तोड़ता है जो खर्च किए जाते हैं. यही कारण है कि इसे कभी कभी लाल रक्त कोशिकाओं कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है. इस पाचन का एक उत्पाद वर्णक बिलिरुबिन है, जिसे यकृत में भेजा जाता है और पित्त में स्रावित होता है. यह अन्य उत्पाद लोहा है, जिसका उपयोग अस्थि मज्जा में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में किया जाता है. Medicine treats the spleen solely as belonging to the lymphatic system, though it is acknowledged that the full range of its important function is not yet understood. चिकित्सा केवल तिल्ली को लसिका प्रणाली से संबंधित मानती है, हालांकि स्वीकार किया जाता है कि इसके महत्वपूर्ण कार्य की पूरी श्रृंखला अभी तक समझ में नहीं आई है. आगे पर बात करते हैं स्टोमक. द स्टोमक इज ए मेजर ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज ए कंसिस्टेंटली J-shaped organ joined to the esophagus at its upper end and to the duodenum at its lower end. Gastric acid, informally gastric juice, produced in the stomach plays a vital role in the digestive process and mainly contains hydrochloric acid and sodium chloride. स्टोमक क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है. यह निरंतर जे आकार का अंग होता है, जो इसके ऊपरी छोर पर और इसके निचले छोर पर ग्रहणी में शामिल हो गया है. पेट में उत्पन्न गैस्ट्रिक एसिड यानी अनौपचारिक रूप से गैस्ट्रिक जूस पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड शामिल होते हैं. A peptide hormone, gastrium, produced by G cells in the gastric glands, stimulates the production of gastric juice, which activates the digestive enzyme. गैस्ट्रिक ग्रंथियों में जी कोशिका द्वारा उत्पादित एक पेप्टाइड हार्मोन होता है. गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक रस के उत्पादन को उत्तेजित करता है और पाचक एंजाइम को एक्टिव करता है. आगे पर बात करते हैं लीवर. द लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर द स्किन एंड is an accessory digestive gland which plays a role in the body's metabolism. The liver has many functions, some of which are important to digestion. The liver can detoxify various metabolites, synthesize protein and produce biochemicals needed for digestion. It regulates the storage of glycogen, which it can form from glucogenesis. The liver can also synthesize glucose from certain amino acids. Its digestive functions are largely involved with the breaking down of carbohydrates. लीवर की बात करते हैं. यकृत दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा के बाद. स्किन इज ए फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड देन सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लीवर. और एक सहायक पाचन ग्रंथि है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में एक भूमिका निभाता है. यकृत के कई कार्य हैं, जिनमें से कुछ पाचन के लिए महत्वपूर्ण है. यकृत बिना मेटाबोलाइट सिंथेसिस प्रोटीन को डिटॉक्स कर सकता है और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन उत्पादन कर सकता है. ये ग्लाइकोजन के भंडारण को नियंत्रित करता है, जिससे यह ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस से बन सकता है. यकृत कुछ अमीनो एसिड से ग्लूकोज का संश्लेषण भी कर सकता है. इसके पाचन कार्य कार्बोहाइड्रेट के टूटने के साथ बड़े पैमाने पर शामिल है. फिर आता है बाइल. बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर is made up of water 97%, bile, salt, mucus and pigments, 1% of fat and inorganic salt. Bilirubin, it is a major pigment. Bile acts partially as a surfactant which lower the surface tension between either two liquids or a solid and a liquid and help to emulsify the fats in the chyme. Food fat is dispersed by the action of the bile into smaller units called micelles. The breaking down into micelles create a much larger surface area of the pancreatic enzyme lipase to work on. पित्ताशय की थैली पित्त का एक बाइल को क्या बोलते हैं? पित्त. जिगर द्वारा निर्मित पित्त पानी 97% यानी 97% पित्त लवण, बलगम और रंजक, 1% वसा और अकार्बनिक लवण से बना होता है. बिलिरुबिन इसका प्रमुख रंग द्रव्य है. पित्त आंशिक रूप से एक सरफेक्टेंट के रूप में कार्य करता है, जो सतह के दो तरल पदार्थ या एक ठोस और एक तरल के बीच कम करता है. और चाय में वसा को यह पायसी कार्य में मदद करता है. भोजन वसा को छोटी इकाई में पित्त की कार्रवाई से फैलाया जाता है, जिसे मिसेल कहा जाता है.
माइकल्स में टूटने से अग्नाशय एंजाइम लाइपेज पर काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सतह क्षेत्र बनता है। फिर आता है गॉल ब्लैडर। द गॉल ब्लैडर इज होलो पॉट ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट दैट इज साइड जस्ट बिनीथ द लीवर। इट इज with the gallbladder body resting in the small depression. It is a small organ where the bile produced by the liver is stored before being released into the small intestine. Bile flows from the liver through the bile ducts and into the gallbladder for storage. The bile is released in response to cholecystokinin CCK, a peptide hormone released from the duodenum. The production of CCK and cholecystokinin by endocrine cell of the duodenum, it is stimulated by the presence of fat in the duodenum. गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय की थैली पित्त का पथ एक खोखला हिस्सा होता है जो यकृत के ठीक नीचे बैठता है। पित्ताशय की एक थैली छोटे से अवसाद में आराम करती है। एक छोटा सा अंग है जहां लीवर द्वारा निर्मित पित्त को संग्रहित किया जाता है। छोटी आंत में छोड़ा जाने से पहले पित्त नलिकाओं के माध्यम से लीवर में पित्त प्रवाह और भंडारण के लिए पित्ताशय में आता है। पित्त ड्यूडेनम से जारी एक पेप्टाइड हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके के जवाब में पित्त जारी किया जाता है। सीसीके का उत्पादन ड्यूडेनम के अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा ग्रहणी में वसा की उपस्थिति से प्रेरित होता है। फिर बात करते हैं अपन पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज ए मेजर ऑर्गन फंक्शनिंग एज ए सेंसिटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज बोथ एन एंडोक्राइन ग्लैंड and an exocrine gland. The endocrine part secrete insulin. When the blood sugar becomes high, insulin moves glucose from the blood into the muscles and other tissue for use as energy. The endocrine part releases glycogen when the blood sugar is low. Glucagon allows stored sugar to be broken down into glucose by the liver in the order to rebalance the sugar levels. पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में अग्नाशय। अग्नाशय पाचन तंत्र में एक सहायक पाचन ग्रंथि के रूप में कार्य करने वाला एक प्रमुख अंग होता है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है इसके अंदर। अंतःस्रावी भाग इंसुलिन को प्राप्त करता है। जब रक्त शर्करा अधिक हो जाता है, इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए मांसपेशी और अन्य ऊतकों में ले जाता है। अंतःस्रावी भाग रक्त शर्करा कम होने पर ग्लूकागोन को मुक्त करता है। ग्लूकागोन शर्करा के स्तर को फिर से संतुलित करने के लिए यकृत द्वारा संग्रहित शर्करा को ग्लूकोज में विभाजित करने की अनुमति देता है। फिर बात करते हैं अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको अपन जीआई ऑल्सो नोन एज जीआई, इंक्लूड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द bowel or the gut. The lower GI start at the pyloric sphincter of the stomach and finishes at the anus. The small intestine is subdivided into the duodenum, the jejunum and the ileum. The cecum marks the division between the small and large intestine. The large intestine include the rectum and anal canal. निचले जठरांश संबंधी मार्ग जीआई, जिसको अपन बोलते हैं, में छोटी आंत और बड़ी आंत के सभी अंग शामिल होते हैं। आंत को आंत या आंत भी कहा जाता है। निचला जीआई पेट के पाइलोरिक स्फिंक्टर पर शुरू होता है और गुदा पर खत्म होता है। छोटी आंत को ग्रहणी, जेजुनम और इलियम में उपविभाजित किया जाता है। सीकम छोटी और बड़ी आंत के बीच का विभाजन है। बड़ी आंत में मलाशय और गुदा नहर शामिल होते हैं। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्ट फूड स्टार्ट टू अराइव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज सेमी लिक्विड काइम 1 hour after it is eaten. The stomach is half empty after an average of 1.2 hours. After 4 or 5 hours, the stomach has emptied. In the small intestine, the pH becomes crucial. It needs to be finally balanced in order to activate digestive enzyme. The chyme is very acidic with a low pH, having been released from the stomach and needs to be made much more alkaline. This is achieved in the duodenum by the addition of bile from the gallbladder combined with the bicarbonate secretion from the pancreatic duct and also from secretion of bicarbonate. स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? छोटी आंत। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अर्ध तरल चाइम के रूप में छोटी आंत में पहुंचने लगता है। इसे खाने के 1 घंटे बाद 1.2 यानी कि 1 घंटे 20 मिनट औसत के बाद पेट आधा खाली हो जाता है। 4-5 घंटे के बाद पेट खाली हो जाता है। छोटी आंत में पीएच महत्वपूर्ण होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिय करने के लिए इसे बारीकी संतुलित करने की आवश्यकता है। चाइम बहुत ही अम्लीय होता है, कम पीएच के साथ पेट से जारी किया गया है और इसे बहुत अधिक क्षारीय बनाने की आवश्यकता होती है। यह अग्नाशय वाहिनी से कार्बोनेट के स्राव के साथ पित्त मूत्राशय के पित्त के द्वारा
ग्रहण में प्राप्त किया जाता है और कार्बोनेट के स्राव से भी होता है ये। रीच म्यूकस फ्रॉम ड्यूडेनल ग्लैंड्स नाउ एज बर्नर्स ग्लैंड्स। बर्नर ग्रंथि के रूप में ज्ञात ग्रहणी ग्रंथियों से संबंध बलगम होता है। द काइम अराइज इन द इंटेस्टाइन हैविंग बीन रिलीज फ्रॉम द स्टोमक थ्रू द ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। द रिजल्टिंग एल्कलाइन फ्लूइड मिक्स neutralizes the gastric acid which would damage the lining of the intestine. The mucous component lubricates the walls of the intestine. पाइलोरी स्फिंक्टर के उद्घाटन के माध्यम से पेट से आंतों को में छेनी निकलती है। परिणाम स्वरूप सारी द्रव मिश्रण गैस्ट्रिक एसिड को बेअसर करता है जो आंत के स्तर को नुकसान पहुंचाता है। बलगम घटक आंत की दीवारों को चिकनाई देता है। When the digested food particles are reduced enough in size and composition, they can be absorbed by the intestinal wall and carried to the bloodstream. The first receptor cell for this chyme is the duodenal bulb. जब पचे हुए भोजन के कण आकार और संरचना पर्याप्त रूप से कम हो जाते हैं तो उन्हें आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित किया जा सकता है और रक्त प्रवाह में ले जाया जाता है और इस कायम के लिए पहला रिसेप्शन ग्रहणी बल्ब है। फिर बात करते हैं सीकम। द सीकम इज ए पाउच मार्किंग द डिवीजन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। इट लाइज बिलो द ileocecal wall in the lower right quadrant of the abdomen. The cecum receives chyme from the last part of the small intestine. The ileum and connects to the ascending colon of the large intestine. At the junction, there is a sphincter or valve. The ileocecal wall which slows the passage of chyme from the ileum, allowing further digestion. It is also the site of the appendix attachment. सीकम एक थैली होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के विभाजन को चिन्हित करती है। ये पेट के निचले दाएं चतुर्थांश में इलियोसेकल वॉल के नीचे होता है। सीकम छोटी आंत इलियम के अंतिम भाग से कायम प्राप्त करता है और बड़ी आंत के आरोही वर्धमान से जोड़ता है। इस जंक्शन पर स्फिंक्टर या वॉल होता है। इलियोसेकल वॉल जो इलियम के कायम के मार्ग को धीमा कर देता है और आगे की पाचन अनुमति देता है। यह परिशिष्ट लगाव की साइट भी होती है। फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। In the large intestine, the passage of the digesting food in the colon is at lot slower, taking from 30 to 40 hours until it is removed by defecation. The colon mainly serves as a site for the rumination or but digestible matter by the gut flora. The time taken varies considerably between individuals. The remaining semi-solid waste is termed feces and is removed by the coordinated concentration of the intestinal walls termed peristalsis, which propels the excreta forward to the rectum and exit via defecation from the anus. बड़ी आंत में वरदान में पचने वाले भोजन का मार्ग बहुत धीमा होता है। शौच द्वारा इसे हटाने तक लगभग 30 से 40 घंटे लगते हैं। वरदान मुख्य रूप से आंत के वनस्पति द्वारा सुपाच्य पदार्थ के विचलन के एक साइट के रूप में कार्य करता है। सभी व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न होता है। शेष अर्धठोस अपशिष्ट को मल कहा जाता है और आंतों की दीवारों के संवित संकुचन द्वारा हटा दिया जाता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, जो मलाशय तक पहुंचने और मलद्वार से शौच के माध्यम से बाहर निकलने के आगे निकलने के लिए प्रेरित करता है। आगे पर बात करते हैं ब्लड सप्लाई, आर्टरी एंड वेन अराउंड द पेनक्रियाज एंड स्प्लीन। आर्टरी और वेन जो होती है वो पेनक्रियाज और स्प्लीन के चारों तरफ रहती है। The digestive system is supplied by the celiac artery. Digestive system यानी पाचन तंत्र को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? Celiac artery. The celiac artery is the first major branch from the abdominal aorta. जो celiac artery जो होती है वो पहली मेजर ब्रांच होती है, मतलब बड़ी ब्रांच होती है किसकी? एब्डोमिनल एरोटा की। And is the only major artery that nourishes the digestive system. और जो मेजर आर्टरी होती है एब्डोमिनल एरोटा की वो क्या करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई करती है। देयर आर द 3 मेन डिवीजन। इसके 3 मेन डिवीजन होते हैं, द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, द कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड द स्प्लेनिक आर्टरी। द सीलियक आर्टरी सप्लाई द लीवर। जो सीलियक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई किसको करती है? लीवर को, स्टोमक को, स्प्लीन एंड अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम to the sphincter of the OD and the pancreas with oxygenated blood. pancreas को क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। फिर आते हैं नर्व सप्लाई। द एंट्रिंग नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम 100 मिलियन न्यूरॉन्स दैट आर एम्बेडेड इन द पेरिटोनियम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? मतलब 100 मिलियन न्यूरॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? पेरिटोनियम में
जुड़े होते हैं। द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इसोफेगस टू द एनस। जो लाइनिंग होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो बड़ी होती है किसके साथ, इसोफेगस के साथ और एनस के साथ। दीज न्यूरॉन्स आर कलेक्टेड इनटू टू प्लेक्सेस। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो प्लेक्सेस कलेक्ट करते हैं, द मिजेंट्रिक और बेच। जो मिजेंट्रिक होती है उसको किस नाम से जानते हैं, और बेच के नाम से जानते हैं। प्लेक्सेस दैट लाइट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड स्मूथ मसल लेयर। प्लेक्सेस जो होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और स्मूथ मसल लेयर के बीच में होते हैं। एंड द सब म्यूकोसल और मीजिनियर्स। सब म्यूकोसल को क्या बोलते हैं, मीजिनियर्स बोलते हैं। प्लेक्सेस दैट लाइट बिटवीन द सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर एंड द म्यूकोसा। प्लेक्सेस जो होते हैं वो किसके बीच में रहते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर और म्यूकोसा के बीच में पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।